उप सौर जान गए, अप सौर जान गए, तो कितनी दूरी पर, सबसे नजदीक जब होती है तो कितनी दूरी पर, और सबसे दूर होती है तो कितनी दूरी पर। तो देखिएगा, देखिए अभी मैंने कहा ना कि 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कितना बड़ा। 21 जून को कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन होता है, तो कितना बड़ा दिन होता है। तो सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आइए चलते हैं मंजिल की तरफ। तैयार है मेरे साथ चलने के लिए? तो आइए, ज्योग्राफी में आज का टॉपिक क्या है? तो आज हम लोग पृथ्वी से शुरुआत करेंगे। पिछले टॉपिक में ब्रह्मांड वगैरह हम लोगों ने देख लिया था, पूरा सौरमंडल देख लिया था। तो आज उतर आया जाए पृथ्वी पे, पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, सौरमंडल का चक्कर लगाया, अब पृथ्वी पे आ जाए। ठीक है, अब मंजिल की तरफ चलिएगा। जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो और चाहे आप सिविल का एग्जाम दे रहे हो, तो जहां जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब कुछ मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि पृथ्वी से 2 या 3 वीडियो हो सकता है पृथ्वी से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे वीडियो, जो भी 2-3 वीडियो अगर होगा तो सब कुछ नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आज मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, सौरमंडल का एक ग्रह है तो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, ये सारी बातें हो चुकी थी। यहां से 2 शब्द निकल करके आते हैं, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन और परिक्रमण, तो शुरुआत यहां से किया जाए घूर्णन और परिक्रमण से। घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है? तो घूर्णन कहते हैं कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का। पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है। पृथ्वी एक अपने धुरी पर, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की ये धुरी है, तो पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है। पृथ्वी अपने धुरी पर भी ऐसे ऐसे करके पृथ्वी अपने अपने धुरी पर ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक, और एक तो ऐसे घूमती है और दूसरे ऐसे घूमते हुए ऐसे सूर्य का एक चक्कर ऐसे लगाती है, सूर्य का एक चक्कर ऐसे ऐसे लगाती है। तो 2 तरीके से घूम रही है पृथ्वी, एक तो अपने धुरी पर ऐसे घूम रही है और दूसरे सूर्य का वो एक चक्कर ऐसे लगा रही है। बात समझ में आई आपको? तो घूर्णन की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी जो अपने धुरी पर ऐसे घूम रही है, अपने धुरी पर ऐसे घूम रही है, इसको क्या कहते हैं? इसी को घूर्णन कहते हैं। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर जो लगाती है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, उसे परिक्रमण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आइए यहीं से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी कि धुरी पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिएगा जनरली आप लोग भी इस बात को जानते होंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है। झुकी हुई का मतलब क्या है कि पृथ्वी का पूरा जो ये रहा लंब ऐसे होना चाहिए था ना। पृथ्वी अगर दोनों ध्रुव जो है, ये उत्तर और दक्षिण जिसको हम लोग कहते हैं, वो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं है। पृथ्वी अपने जो ये अक्ष है, अक्ष से ऐसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। तो देखिए पृथ्वी का झुकाव ऐसे हो जाता है, ये रहा। ठीक, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश में झुकी हुई है? सीधी सी बात आप जानते होंगे 100% कि ये 23.5 अंश पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर 23.5 अंश पर झुकी हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछते कि पृथ्वी अपने कक्षा में कितने अंश पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने कक्षा में कितने अंश पर झुकी हुई है, तब आप कहेंगे पृथ्वी अपने कक्षा में 66.5 अंश पर झुकी हुई है। 66.5 अंश पर झुकी हुई है। बात समझ में? पृथ्वी अपने कक्षा में 66.5 अंश पर झुकी हुई है। ठीक, देखिएगा ये तो ये होना चाहिए था ना, ये होना चाहिए था। ठीक, ये होना चाहिए था। तो ये 66.5 अंश, ये कितने का कोण बनेगा? अगर ऐसे हम कर दें, ये ऐसे होना चाहिए था ना, ये ऐसे, तो ये कितने अंश पे? अपने कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा ये है, पृथ्वी ऐसे जो ऐसे घूमना चाहिए था वो अब ऐसे घूमे, तो पृथ्वी की कक्षा ये है, तो अपनी कक्षा में कितने अंश पर झुकी हुई है? तो 66.5 अंश पर। और अपनी धुरी पर कितने अंश पर झुकी हुई है? तो
23 अंश पर। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, चलिए अब आगे देखा जाए। अभी मैंने कहा घूर्णन और परिक्रमण। अब घूर्णन का मतलब यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने धुरी पर जो ऐसे ऐसे एक चक्कर लगा रही है, उससे दो क्वेश्चन निकल के आता है। कौन कौन सा क्वेश्चन निकल के आता है? एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन काल। तो घूर्णन काल, एक चक्कर पृथ्वी अपने धुरी पर घूम जाती है, उसे घूर्णन काल कहा जाता है। जनरली हम लोग जानते हैं 24 घंटा, लेकिन 24 घंटा में भी देखिएगा दो क्वेश्चन है, एक नक्षत्र दिवस और एक सौर दिवस। नक्षत्र दिवस होता है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। फिर सुनिएगा, नक्षत्र दिवस होता है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड, लेकिन सौर दिवस क्या होता है? 24 घंटे का होता है सौर दिवस। और दोनों ये पृथ्वी का घूर्णन है, दोनों पृथ्वी का घूर्णन है, एक चक्कर पूरा करता है पृथ्वी। अभी इसका मतलब क्या है, इसको खूब ध्यान से समझिएगा। नक्षत्र तारों को कहते हैं, ठीक। मान लिया हम पृथ्वी पर हैं और रात हुई है, जब भी रात हुई, मान के चलिए कि आप 8 बजे की बात कर लीजिएगा, 8 बजे आप पृथ्वी पे खड़े हैं, कोई तारा आपके सर पर एकदम सीधी रेखा में दिखाई दे रहा है। उस तारे को आप सेंटर मान लीजिए, तारे को नक्षत्र कहा जाता है, तो एक तारा मान लीजिए। अब अगर 8 बज रहा है आज, और जिस दिशा में, सीधी दिशा में अगर वो तारा है, तो पुनः हम यहीं खड़े हों और वो तारा भी वही हो, यानी कि जिस सीधी दिशा में, तो कब होगा? तो सीधी सी बात आप कह सकते हैं कि फिर कल का मतलब 24 घंटे बाद, यही कह सकते हैं ना। लेकिन नहीं, उस तारे को सीधी मुलाकात हमारी, जिस स्थिति में हम और वो तारा हैं, यह पुनः 24 घंटे में मुलाकात ना हो करके, बल्कि कितने देर में? तो 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड में पुनः वो स्थिति बन जाएगी, यानी कि पुनः वो कंडीशन बन जाएगी। यानी 24 घंटे का समय नहीं लगेगा, यानी कि कितने देर का? लगभग आप कह सकते हैं लगभग 4 मिनट कि पहले, यानी 24 घंटा अभी नहीं हुआ रहेगा, लगभग 4 मिनट पहले वो कंडीशन बन जाएगा कि कल हम जिस स्थिति में थे, यानी कि जहां जिस तारे की सीध में हम खड़े थे, एकदम हूबहू उसी स्थिति में हम आ जाएंगे। ठीक। तो ये अगर हमने आधार किसको मान लिया? आधार मान लिया तारे को। अगर आधार तारे को मान लिया, तो तारे को आधार मानकर पृथ्वी का एक चक्कर, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर तारे को आधार मानकर कितने देर में पूरा कर लेता है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड में। तो इस एक चक्कर को कहा जाता है नक्षत्र दिवस कहा जाता है। उम्मीद करूं बात समझ में आ गई। ठीक। अब देखिएगा सौर दिवस किसको कहते हैं? अब तारे को हटा दीजिए, तारे को किनारे कीजिए, अब सीधे सूर्य को आधार मानिए। हम यहां खड़े हैं और सूर्य की सीधी रोशनी पड़ रही है हमारे पर, या हम सूर्य जिस भी सीध में हम लोग खड़े हैं, फिर यही सीध पुनः कल कितने देर के बाद से आएगा? ये कंडीशन कितने देर के बाद से बनेगा? तब आप कहते हैं 24 घंटे बाद। तो 24 घंटे बाद तो सूर्य से मुलाकात होती है एकदम उसी कंडीशन में, तो 24 घंटे बाद मुलाकात होती है। और नक्षत्र दिवस यानी कि किसी तारे से उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में मुलाकात कब होती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड के बाद। ठीक। तो यहां से देखिएगा ये नक्षत्र दिवस और सौर दिवस अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। यहां एक और चीज होता है, आपसे पूछा जाता है कि नक्षत्र दिवस से सौर दिवस कितना ज्यादा होता है? नक्षत्र दिवस से सौर दिवस कितना ज्यादा होता है? तो इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि बता दीजिएगा कितना ज्यादा होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है। नक्षत्र दिवस इतने घंटे का होता है और सौर दिवस इतने घंटे का होता है, तो सौर दिवस नक्षत्र दिवस से कितना ज्यादा होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक। अब आगे आइए परिक्रमण काल। परिक्रमण काल मतलब कि अब पृथ्वी ऐसे सूर्य के चारों तरफ
एक चक्कर पूरा कर ले, इसे कहते हैं परिक्रमण काल। ठीक, तो परिक्रमण काल कितने दिन का होता है? 365 दिन 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा या 365 दिन 1/4। ठीक, 365 सही 1/4 दिन, या ये कहा जाए 365 दिन 6 घंटा। ठीक, ये एक चक्कर, इसी को हम लोग एक वर्ष कहते हैं। इसी को हम लोग एक वर्ष यानी कि एक साल कह देते हैं। अमूमन हम लोग 365 का दिन होता है, 365 दिन हम लोग कहते हैं। अभी 4 घंटा अतिरिक्त इसमें पड़ रहा है, सॉरी 6 घंटा अतिरिक्त बच रहा है। 365 दिन एक्स्ट्रा कितना? 6 घंटा। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 365 365 365 365 ऐसे करते हुए गए, हर बार कितना बचा? 6 घंटा बचा। 6 घंटा बचा, 4 साल अगर ऐसे ही 6-6 घंटा बच गया तो कितना होगा? 6 चौका 24 घंटा। यानी कि 4 साल बाद जाकर के एक कंप्लीट दिन और निकल करके आ जाता है हमारे पास। तो जब एक कंप्लीट दिन और निकल के आएगा तो हर चौथे साल पे जाके एक दिन और बढ़ जाएगा, तब होता है 366 दिन। यानी कि उसी को हम लोग कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो ये परिक्रमण काल कितना होता है पृथ्वी का? तो 365 दिन 6 घंटा, यानी इसी को हम लोग एक साल कहते हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ये सूर्य है। सूर्य की रोशनी सीधे पृथ्वी पर पड़ती है। अगर पृथ्वी पूरी तरह से ऐसे उत्तरी और दक्षिणी पोल स्ट्रेट खड़ा होता तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी के पूरे आधे भाग पर, यानी ऐसे रहता तो पूरे आधे भाग पर पड़ती सूर्य की रोशनी। लेकिन चूंकि झुके होने के कारण अब सूर्य की रोशनी ऐसे इस वाले भाग में पड़ेगी, इस वाले भाग में पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, यहां इस वाले भाग में, ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैं डार्क कर दे रहा हूं। देखिएगा, इस वाले भाग में सूर्य की रोशनी पड़ेगी। ठीक है, सूर्य की रोशनी इस वाले भाग में पड़ेगी। अब सूर्य की रोशनी इस वाले भाग में पड़ेगी तो ये हिस्सा दिन कहलाता है और ये हिस्सा रात कहलाता है। अब 24 घंटे बाद फिर ये घूम के आएगा ऐसे, ये एक घूर्णन अभी हम लोग देखा, घूर्णन काल देखा। तो 12 घंटे ये वाला हिस्सा इधर होगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, तो इधर दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगी। तो दिन और रात किससे होता है? तो घूर्णन से होता है। ठीक, वो बात हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन झुके होने के कारण ये जो पोल है, दक्षिणी पोल और यह उत्तरी पोल, दक्षिणी पोल घूमने के बाद भी ये सूर्य के प्रकाश में है और उत्तरी पोल घूमने के बाद भी सूर्य के प्रकाश में नहीं है। ठीक, आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये जो दक्षिणी पोल है, देखिए सूर्य का प्रकाश कितने हिस्से में पड़ रहा है? तो देखिए सूर्य का प्रकाश इतने हिस्से में पड़ रहा है, ये वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश में है। तो ये वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश में है और ये पृथ्वी की धुरी यहां से एक चक्कर एक चक्कर एक चक्कर ऐसे करके चक्कर लगेगा, यहां एक चक्कर लग रहा है। तो ये घूमने के बाद भी ये हिस्सा सूर्य की रोशनी में ही है, अंधेरे में नहीं जा रहा है। या यूं कहा जाए कि ये वाला हिस्सा यानी कि उत्तरी ध्रुव घूमने के बाद भी सूर्य की रोशनी में नहीं आ पा रहा है। तो ये कब आएगा? जब पृथ्वी घूमते 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 6 महीने के बाद सूर्य के इस तरफ आ जाएगी। तो ये कंडीशन जब अब इधर आ जाएगा तो जो हिस्सा इधर अंधेरे में है वो इधर आते ही उजाले में आ जाएगा और जो हिस्सा इधर उजाले में है वो यहां आते ही अंधेरे में हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अगले वीडियो में जब ये पृथ्वी या सूर्य का हम लोग आपस का रिश्ता, रिलेशन जब हम पढ़ लेंगे तो अभी हम पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर को पढ़ाएंगे। तो जब अक्षांश और देशांतर को पढ़ाएंगे तब अच्छे से क्लियर होगा अक्षांश और देशांतर। इसलिए मैं अभी अक्षांश और देशांतर का जिक्र नहीं कर रहा हूं कहीं भी। ठीक है, अभी फिलहाल अक्षांश और देशांतर का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अक्षांश और देशांतर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मजेदार प्रश्न बनते हैं और गलतियां भी शानदार होती हैं। ठीक है, इसलिए अभी अक्षांश और देशांतर को थोड़ी देर के लिए रुके रहिए।
एक उसका अलग से टॉपिक बनाएंगे, अक्षांश और देशांतर का, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना। तो ये हिस्सा घूमने के बाद भी उजाले में है और ये हिस्सा घूमने के बाद भी अंधेरे में है, और फिर ये कंडीशन कब बदल जाएगी, जब ये इधर आ जाएगा तो ये हिस्सा घूमने के बाद भी उजाले में हो जाएगा और ये हिस्सा घूमने के बाद भी अंधेरे में हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के अगर एक क्वेश्चन आप आज के वीडियो से, अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर आपसे पूछा जाए कि दिन रात का बदलना किस पर निर्भर करता है, तो आप बेहिचक कहिएगा घूर्णन पर। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात परिवर्तित होता है। ठीक, अब दिखेगा दिन और रात किस पर, तो घूर्णन पे कह दीजिएगा। और वर्ष का परिवर्तन पूछ दे, वर्ष कि एक साल कैसे होता है, साल का परिवर्तन कैसे होता है, तो परिक्रमण कह दीजिएगा। ठीक है, दिन रात किससे, घूर्णन पर, और वर्ष का परिवर्तन किस पे, परिक्रमण पर होता है। लेकिन आपसे पूछे ऋतु का परिवर्तन किससे होता है, ऋतु का मतलब कि ठंडा, गर्मी, बरसात, ये सब कैसे आते हैं, अगर ये पूछे तो क्या बताएंगे आप, तब आप कहेंगे कि पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इसीलिए ऋतु का परिवर्तन होता है। तो देखिए कैसे ऋतु का परिवर्तन होता है। ध्यान से देखिए, अगर पृथ्वी ऐसे सीधे खड़ी होती तो सूर्य की सीधी रोशनी कहां पड़ती, भूमध्य रेखा पर। लेकिन चूंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो पृथ्वी के इस वाले हिस्से पे सूर्य की सीधी रोशनी पड़ रही है। कहां पर, तो नीचे वाले को कहते हैं मकर रेखा। हालांकि देखिए मैं अक्षांश अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा अक्षांश पूरी तरीके से, लेकिन 2-3 रेखाओं का जिक्र करना यहां जरूरी है, एक भूमध्य, मकर और कर्क का। ठीक, तो ये सीधी रोशनी इसकी कहां पड़ रही है, तो ये पड़ रही है मकर पर, मकर पर पड़ रही है। ठीक, ये घूमते घूमते अगर इधर आ जाए, देखिए क्यों मकर पर पड़ रही है, क्योंकि ये वाला हिस्सा, इसका झुकाव जो है इधर होने के कारण ये वाला हिस्सा सूर्य की तरफ आ गया है। अगर पृथ्वी यही इधर आ जाए घूमते घूमते, तो देखिएगा ये वाला हिस्सा सूर्य की तरफ आ जाएगा और ये दूर चला जाएगा, यानी कि सूर्य की रोशनी कर्क पे पड़ने लगेगी। ठीक, कर्क पे पड़ने लगेगी। तो एक बार घूमते घूमते सूर्य मकर से कर्क जाता है और कर्क से मकर आता है। तो जब सूर्य की रोशनी कर्क पे होती है तो कर्क पे गर्मी पड़ती है और मकर पर ठंड पड़ती है, और जब सूर्य की रोशनी मकर पर होती है तो मकर पे गर्मी पड़ती है और कर्क पे ठंड पड़ती है। ठीक, तो ये ऋतु का परिवर्तन है। तो ऋतु का परिवर्तन किस वजह से हो रहा है, तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने के कारण। अगर पृथ्वी सीधी ऐसे रहती तो सूर्य की सीधी रोशनी भूमध्य रेखा पर पड़ती और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद भी हमेशा भूमध्य रेखा पे गर्मी और दोनों ध्रुवों पे हमेशा ठंडा पड़ता, कोई ऋतु का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन झुके होने के कारण ये वाला हिस्सा सूर्य की तरफ आ जाता है तो यहाँ गर्मी पड़ती है, और ये हिस्सा सूर्य से दूर चला जाता है, यहाँ ठंड पड़ती है। लेकिन ये घूमते घूमते अगर इधर आ जाए तो ये वाला हिस्सा सूर्य की तरफ आ जाता है और ये वाला सूर्य से दूर चला जाता है, तो सूर्य की सीधी रोशनी कर्क पे पड़ती है। तो झुके होने के कारण एक बार ये हिस्सा सूर्य की रोशनी की तरफ आ जाता है और एक बार ये हिस्सा आ जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई ऐसे। तो ये ऋतु का परिवर्तन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका इससे क्या क्या बन सकता है। अब देखिए, जो ये सूर्य बीच में है, सूर्य बीच में है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, अंडाकार पथ पे लगाती है, अंडाकार पथ पे लगाती है, अंडाकार, वृत्ताकार पथ नहीं है, वृत्ताकार पथ नहीं है, अंडाकार पथ पे चक्कर लगाती है। ये जो इसका पथ है, इस पथ का आकार कैसा है, तो अंडाकार है। ठीक है, अंडाकार आकार है। अब अंडाकार से एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। एक ऐसा समय आता होगा, एक ऐसा समय आता होगा जब अगर पृथ्वी यहां होती हो, ये सूर्य है, ये सूर्य है, अगर पृथ्वी यहां होती होगी तो देखिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी यहां है, लेकिन
एक समय ऐसा भी आता होगा जब पृथ्वी घूमते घूमते यहां होती होगी तो सूर्य से वो सर्वाधिक दूरी पर होती होगी। ठीक, दो कंडीशन तो बनेंगे। अंडाकार पथ पे होने की वजह से एग्जाम में यही दो क्वेश्चन बन जाते हैं हमसे। ठीक है, यहां पर होगी तो सूर्य से सबसे कम दूरी पर होगी, और घूमते घूमते यहां आई तो देखिएगा ये सर्वाधिक दूरी पर हो गई। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है, सबसे नजदीक होती है, चलिए यहीं लिख दे रहा हूं, सबसे नजदीक होती है, सबसे नजदीक जब होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उपसौर। उसको क्या कहा जाता है, उपसौर। और जो सबसे दूर होती है, यानी कि सबसे दूर जब होती है तो उसको कहा जाता है अपसौर। ठीक, अब उपसौर, अब अपसौर, उपसौर अपसौर, दो क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। जब पृथ्वी सूर्य, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ तो दूरी है ना, अभी दूरी बताऊंगा, धीरे धीरे चलते रहिए अच्छे से। ठीक, थोड़ा एक मिनट, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ तो दूरी होगी ना, तो वो जो दूरी की बात मैं कर रहा हूं, तो पृथ्वी ऐसे से घूमते 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 जब जाती है तो एक ऐसी जगह पृथ्वी पहुंचती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी का मतलब जितनी भी दूरी है उस दूरी में सबसे कम दूरी वो होती है। ठीक, एक टाइम ऐसा आता है। ठीक, और उस टाइम को, उस परिस्थिति को कहा जाता है उपसौर। ठीक, लेकिन घूमते घूमते एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे ज्यादा दूरी होती है, उस परिस्थिति को कहा जाता है अपसौर। ठीक, क्लियर होगी बात। अब ये होता कब है, उपसौर अपसौर? तो उपसौर जो है वो है 3 जनवरी को। उपसौर 3 जनवरी को। 3 जनवरी का मतलब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक अवस्था में होती है। अपसौर का मतलब क्या हुआ, अपसौर के कंडीशन में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। तो वो तारीख कौन सी है, वो है आपकी 4 जुलाई। ठीक है, तो अब देख लिया जाए कि कितनी दूरी पर होती है। उपसौर जान गए, अपसौर जान गए, तो कितनी दूरी पर, सबसे नजदीक जब होती है तो कितनी दूरी पर, और सबसे दूर होती है तो कितनी दूरी पर। तो देखिएगा 3 जनवरी को जब उपसौर होता है, यानी कि सबसे पास में जब पृथ्वी होती है तो कितनी दूरी पर होती है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। जब सबसे नजदीक होती है तो कितनी दूरी पर होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर दूर होती है पृथ्वी। लेकिन जब 4 जुलाई आता है, यानी कि अपसौर की कंडीशन जब बनती है, तो पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर होती है। तो सबसे ज्यादा दूर होती है तो कितनी दूर होती है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। इसी का अगर हम लोग औसत निकाल लिया जाए, औसत का मतलब कि देखिए दोनों क्या किया जाए कि ये रहा आपका 14.7 और 15.2, यानी कि जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका हमारा 29.9 करोड़ किलोमीटर, और 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 9, देखिए मोटा मोटी कितना निकलेगा, 14.9 करोड़ किलोमीटर, 14.9 करोड़ किलोमीटर, 14.9 करोड़ किलोमीटर निकला। एवरेज निकला कितना, 14.7 करोड़ किलोमीटर और 15.2 करोड़ किलोमीटर, दोनों को जोड़ के हमने एवरेज निकाल लिया, औसत निकाल लिया, तो निकला कितना, 14.9 करोड़ किलोमीटर। तो यही आपके किसी भी किताब में देखिएगा तो ये आपको मिलेगा कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, तो हम कहते हैं 14.9 करोड़ किलोमीटर। ये पृथ्वी की एक एवरेज दूरी है सूर्य से। ठीक, बात समझ में आ गई। इसे ही एक खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो 14.9 करोड़ किलोमीटर, इसे एक खगोलीय दूरी कहते हैं। और एक खगोलीय दूरी किसके किसके बीच में है, तो आप कहिएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये उपसौर और अपसौर आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए
जब सूर्य यहां होता है और पृथ्वी यहां होती है, 6 महीने बाद पृथ्वी घूम के यहां आएगी। ठीक, ये पृथ्वी का ये कंडीशन बनेगा, ये पूरा का पूरा ये पृथ्वी का कंडीशन बनेगा। 1 साल सूर्य का एक से चक्कर लगाती है, 1 साल ऐसे सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कर्क रेखा की, मकर रेखा की, ठीक है, ऊपर वाला कर्क रेखा और नीचे वाला मकर रेखा। आपको पता है कि सूर्य की सीधी रोशनी कर्क रेखा पे कब पड़ती है? तो आप कहते हैं 21 जून को। 21 जून को अपने भारत में कब पड़ती है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, उसके विपरीत मकर रेखा पे कब? तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी रोशनी मकर रेखा पर होती है और 21 जून को सीधी रोशनी कर्क रेखा पर होती है। अब यहां से एक आध दो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, ऐसे करके घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी पूछे, कर्क रेखा पूछे, मकर रेखा पूछे, कर्क रेखा पे देखिए जहां हम लोग हैं, भारत में हम लोग हैं और भारत की स्थिति कहां है? कर्क रेखा पर है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपको सब कुछ नहीं याद करना, एक तरीका आपको बता रहा हूं। आपको सिर्फ भारत की कंडीशन याद रखनी है। भारत की कंडीशन का मतलब क्या है? जून के महीने में सबसे बड़ा दिन होता है गर्मी, दिसंबर के महीने में सबसे छोटा दिन होता है और ठंड पड़ती है। इतना हमें पता है, बिना पढ़े भी इतनी बात पता है कि जब जून का महीना होगा तो सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी, और दिसंबर के महीने में जाएंगे तो सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। और हमें पता है कि 21 जून होता है वो। अब क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो 21 जून, बात समझ में आ गई। लेकिन आपसे पूछे कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन, तो याद रखिएगा जब जब मकर रेखा से क्वेश्चन पूछे तो आप सीधे कर्क पर सोचिए और समझ इतना ही लीजिए कि मकर कर्क से सीधे उल्टा होता है, सीधे उल्टा होता है। यानी कि अगर वहां का बड़ा पूछ रहा है तो सीधे अपने वाले का छोटा बता दीजिए, यानी कि अपने मकर को बता दिया। अगर मकर का पूछ रहा है सबसे बड़ा दिन, तो इसका मतलब कि आपसे कर्क का वो सबसे छोटा दिन पूछ रहा है। यही आसान सा ट्रिक है। यानी कि 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को हमारे सबसे छोटा दिन होता है, तो यानी कि मकर का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर वो पूछे कि मकर पे सबसे बड़ी रात, इसका मतलब कि वो हमारे यहां की सबसे छोटी रात पूछ रहा है। अगर पूछे कि मकर पर सबसे बड़ी रात, तो हमारे यहां सबसे छोटी रात पूछ रहा है। मकर पर सबसे छोटी रात, यानी कि हमारे यहां की सबसे बड़ी रात पूछ रहा है। तो आप मकर मत याद कीजिए, अपना याद है। हम यहां पैदा हुए, हम यहीं पले बड़े, यहां का हमें पता है। तो जब यहां का पता है तो जब जब मकर से पूछे तो उसका अपोजिट करके समझिए कि मेरे वाले का पूछ रहा है वो, और वही डेट उठा के बता दीजिए। ठीक है, तो 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर को अपने यहाँ क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है, ठंड का महीना होता है, सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, इसके अपोजिट में दो ऐसे कंडीशन बनेंगे, एक मार्च में और सितंबर में, मार्च और सितंबर में ऐसा कंडीशन बनेगा। ये हमारा मार्च का कंडीशन बनेगा और ये हमारा सितंबर का कंडीशन बनेगा। ठीक, मार्च और सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक, ये दो कंडीशन ऐसा बनेगा कि सूर्य की सीधी रोशनी भूमध्य रेखा पे पड़ेगा, सीधी रोशनी भूमध्य रेखा पे पड़ेगा, यानी कि पृथ्वी के किसी भी हिस्से में ना तो बड़ा दिन ना तो छोटा दिन, यानी कि पूरे के पूरे पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होता है। कब कब?
तो आप कहेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। जितने का दिन, जितने घंटे का दिन उतने ही घंटे की रात। यानी कि 24 घंटे की बात कर लिया जाए तो 12-12 घंटे का दिन और रात कहाँ होता है, पूरे पृथ्वी पे कहाँ पाया जाता है, किस तारीख को, तो आप कहेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। कर्क रेखा पे सबसे छोटा दिन, या यूं कहा जाए कि मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन, या यूं कहा जाए मकर रेखा पे सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 21 जून को। ठीक, अब इसको जरा यहां जरा देखिएगा, मैंने लिख रखा है जो ये 21 जून आपने देखा ना, 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, या यूं कहा जाए कि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कर्क संक्रांति। उसको क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। तो आपसे पूछेगा कि कर्क संक्रांति कब पड़ता है, तो आप कहिएगा 21 जून को। कर्क संक्रांति कब पड़ती है, 21 जून को। उसे ही ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, ग्रीष्म अयन धन अंत, अयन धन अंत, तो उसी को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा ना कि 21 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कितना बड़ा। 21 जून को कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन होता है, तो कितना बड़ा दिन होता है, तो कितना बड़ा का जवाब आपके पास है कि 14 घंटा 47 मिनट का दिन होता है 21 जून को। सबसे बड़ा दिन 14 घंटा 47 मिनट का एक दिन होता है। ठीक है, 21 जून को, इसे हम लोग कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। ठीक, अब आगे आइए 22 दिसंबर को, इसके उलट चलते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जब सूर्य की सीधी रोशनी मकर रेखा पे होती है, जब मकर रेखा पे होती है तो हमारे यहाँ दिन छोटा होता है हमारे यहाँ दिन छोटा, और हमारे यहाँ जब दिन छोटा है तो हमारे यहाँ ठंडा पड़ता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जब दिन छोटा होता है तो कितना छोटा, सूर्य की रोशनी तो मकर रेखा पे है ना, हमारी तो ठंडा पड़ेगा ही पड़ेगा। दिसंबर का महीना होता है, ठंड पड़ती है, जबरदस्त पड़ती है, अभी कुछ ही दिन गुजरा हुआ है, तो उसे हम लोग मकर संक्रांति, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति। ठीक है, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, उसे ही शीत अयनांत कहते हैं। और दिन छोटा होता है तो कितना छोटा, तो 10 घंटा 19 मिनट का होता है। दिन जब सबसे छोटा होता है यानी 22 दिसंबर को, तो कितना छोटा होता है, तो 10 घंटा 19 मिनट का दिन होता है, और बाकी रात होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों कंडीशन ऐसा है कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तो जब 23 सितंबर की जब बारी आएगी, 23 सितंबर की जब बारी आएगी, तो उसे हम लोग कहते हैं शरद विषुव। ये आपका 22 दिसंबर था। जब 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पे दिन रात बराबर हो, यानी कि सूर्य की सीधी रोशनी भूमध्य रेखा पे पड़ रही है, तो उसे हम लोग शरद विषुव कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। लेकिन जब 21 मार्च आएगा, 21 मार्च आएगा और फिर दोबारा पलट करके सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पे पड़ेगी, यानी कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वसंत विषुव कहा जाता है, वसंत विषुव। तो खूब बढ़िया से देख लीजिएगा कि मकर संक्रांति या शीत अयनांत किस तारीख को पड़ता है, तो 22 दिसंबर को। कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत किस तारीख को पड़ता है, किस डेट को, तो 21 जून को। शरद विषुव कब, तो 23 सितंबर को। वसंत विषुव कब, 21 मार्च को। ठीक, तो ये कुछ रहा पृथ्वी और सूर्य के आपस के रिलेशन को। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी, सूर्य और इसमें शामिल कर लें चंद्रमा को। अभी तीनों जब आएंगे तो एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप करेंगे, फिर जाके चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की बात होगी। ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए।